जय हिंद, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एफकेट एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों की जो दीपावली है वो बहुत बेहतरीन बीती होगी, बहुत बेहतरीन गुजरी होगी और आप सब लोग अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ठीक है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से हो गए, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, ठीक है ना, और साथ ही साथ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को मैं शुभारंभ करने जा रहा हूं। तो एक बार जितने साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी से अनुरोध है, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कर दें। और जिन साथियों ने अभी अभी इस सेशन को ज्वाइन किया है और जिन्होंने अभी तक एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। तो साथियों, आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी चल रही है दीपावली और दिवाली का हफ्ता, दिवाली वीक, और इसी अवसर पे एग्जामपुर आप सभी लोगों को एक बेहतरीन तोहफा देना चाहता है, तोहफा दे रहा है, जिससे कि आप सिलेक्शन के थ्रू खुद के साथ साथ अपने माता पिता और अपने परिवारों को खुशियों की सौगात दे सको, ठीक है ना। तो खुशियों की इस सौगात में एग्जामपुर आपके साथ है और आप सभी एग्जामपुर से एनरोल करें। और एग्जामपुर के द्वारा जितनी भी कोर्सेज अभी लॉन्च की गई है, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है वर्दी पहनकर इस देश के रेप्यूटेड सर्विस को ज्वाइन करने का, तो एग्जामपुर की जो सीडीएस सीएपीएफ द्वारा लॉन्च की गई प्रहार बैच है उसको आज ही ज्वाइन कीजिए। इनफैक्ट एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए दिवाली 75। सही सुना आपने, आपको टाइप करना है, कोड यूज करना है दिवाली 75 और इस कोड के साथ आप एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे फ्लैट 75% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। बेटा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो एग्जामपुर का सपना है कलम से क्रांति लाने की और इसी मुहिम में वो सभी साथी को एक उपहार दे रही है दिवाली के अवसर पर। ये दिवाली गिफ्ट है आप सभी साथियों के लिए, जिसमें आपको एग्जाम 74 कूपन कोड को यूज करके और 75% डिस्काउंट को अवेल करना है और इसके साथ आप किसी भी एग्जाम के वनडे एग्जाम्स की तैयारी को आरंभ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज के क्वेश्चनायर सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चनायर सेशन में जैसे पिछले हमने डिस्कस किया था उसमें उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के प्रश्न से आज के इस पर्टिकुलर सेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था और 15 क्वेश्चन ये था, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि भारत में जो बेस ईयर रखा गया है, ठीक है ना, नई जीडीपी को मापने के लिए उसे 2004-5 की जगह किस बेस ईयर पे शिफ्ट किया गया है। तो भारत में जो नई जीडीपी श्रृंखला है इसके आधार वर्ष को 2004-5 से निम्न में से किस वर्ष के लिए पूछा गया है कि स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जो नया बेस ईयर है 2004-5 से कौन से ईयर में शिफ्ट किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बता दोगे 2011-12। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज की, बेस ईयर की, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द बेस ईयर, या जब हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज की, तो आपको ध्यान रखना है आधार वर्ष की। तो आधार वर्ष जो है, या आपको ध्यान रखना है जो बेस ईयर है ये क्यों रखा जाता है। तो इसको रखने के पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक पैरामीटर बनाते हैं, हम एक पैरामीटर सेट करते हैं और उस पैरामीटर के हिसाब से कोशिश ये की जाती है सरकार के प्रयासों के द्वारा कि भाई हमें हर हाल में, ठीक है ना, जो अपने अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, उसको इस बेस ईयर के आधार के हिसाब से क्या रखनी है, मेंटेन करनी है। देखो जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको महंगाई मापनी है तो हमने बेंचमार्क ले लिया 100 रुपए का। अब 100 रुपए से अगर कीमत ऊपर गई, ठीक है, तो हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, और 100 के नीचे आ गई तो हम कहेंगे महंगाई घट रही है। इसीलिए जीडीपी को भी आकलन करने के लिए, जीडीपी को भी मेजर करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने एक बेस ईयर तय कर रखा है, एक बेस ईयर को एक पैरामीटर के रूप में, ठीक है ना, क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। और कोशिश ये की जाती है कि विकास दर या तो इसके समतुल्य हो, इसके इक्विवेलेंट हो, या फिर इससे ऊपर जाए,
यानी कि इससे नीचे नहीं आने देना है हमें, इसका हमें भरपूर प्रयास रखना है। चलिए अगला सवाल आज का ये रहा आपके स्क्रीन पे कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक तरफ यहाँ पे हर प्रकार के जो अर्थव्यवस्था में होने वाले घाटे हैं, जो टाइप्स ऑफ डेफिसिट है उसको दिया गया है, और लिस्ट 2 में सूची जो दूसरी है इसमें उस डेफिसिट से रिलेटेड क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप ऑफ डेफिसिट को इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्या करनी है, तो इसको सम्मिलित करनी है, ठीक है ना, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। पहला ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना, और साथ ही साथ रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी इसमें पहला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है क्या दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना, और चौथा है आपका कौन सा, प्राइमरी डेफिसिट। अब एक तरफ डेफिसिट है, अलग अलग घाटे हैं, और दूसरी तरफ उसका एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इन डेफिसिट को उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उनके परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, सम्मिलित करनी है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि फटाफट इन सभी डेफिसिट्स को आपको मुझे मैच करके बताना है कि इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। अब देखो, अगर हम लोग इसके हिंदी वाले भाग में, जो वित्तीय घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, प्रभावी राजस्व घाटा हो गया और प्राथमिक घाटा हो गया, अब आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको मैच करना है किसके अकॉर्डिंग, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ABCD जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया है 1 2 3 4, B का ऑप्शन है 1 3 2 4, C का ऑप्शन है 4 2 3 1 और D का ऑप्शन है 4 3 2 1। अब अगर हम इसको देखें तो प्राथमिक घाटा क्या होती है, तो अगर हम वित्तीय घाटा की बात करेंगे तो जब कुल वे जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें से जो टोटल रिसिप्ट है, ठीक है ना, और इसमें से आपको ध्यान रखना है जो ऋण पूंजीगत प्राप्तियां इसको हटा दोगे तो 1 का 1 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां 2 हो जाएंगे, नंबर 3 पे तीसरा हो जाएगा, नंबर 4 पे ये हो जाएगा। इसको इंग्लिश में समझ लो, ठीक है ना। जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो जब टोटल एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या करोगे, माइनस करोगे, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो पहले का 1 हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है, दूसरे का B का 2 हो जाएगा, तीसरे का C का 3 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा। आपको इसके हिसाब से ऑप्शन A को टिक करना है, तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि अर्थव्यवस्था में जब भी हम बात करते हैं किस चीज की, डेफिसिट की, यानी कि जब भी आप बात करोगे किस चीज की, घाटे की, तो जब भी हम यहां पर किसको डिस्कस करेंगे, घाटा को डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिसिट, या जब हम बात करते हैं घाटा की, तो घाटा कब होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक्सपेंडिचर यानी कि किया गया जो व्यय है जब क्या होगा, तो आप बताओगे जो रेवेन्यू है या जो राजस्व है उससे क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन एवर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द विच वन, तो यू विल से रेवेन्यू। जब खर्च जो है या जो व्यय है ये क्या हो जाए, अधिक हो जाए, किससे, प्राप्तियां, इसकी तुलना में, तो हमेशा क्या मेजर करेंगे हम लोग, तो आपको ध्यान रखना है डेफिसिट को यानी कि घाटे को। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो डेफिसिट वर्ड का ही मतलब होगा कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द विच वन, रेवेन्यू। हम 100 रुपए कमा रहे हैं और अगर 105 रुपए खर्च है तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 5% का फिस्कल डेफिसिट है। इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लिया जाए कि रेवेन्यू कितने की है, तो रेवेन्यू जो है या इनकम जो है, ठीक है ना, वो कितने की है, मान लिया जाए 100 रुपए की, ठीक है ना, और अगर खर्च जो हो रहा है, ठीक है ना, वो कितना है, 105, यानी कि एक्सपेंडिचर यहां पे 105 हो गया, यहां पे 105 हो गया, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे इनकम से क्या है, ज्यादा है, तो हम यहाँ पे 5 रुपए के क्या है, घाटे में है। इसको जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना होगा, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो आप इसको क्या बताओगे कि 5% का क्या है, पूरे एक साल में हमें क्या हुआ है, डेफिसिट हुआ है। एक चीज ध्यान रखना कि एक प्राइमरी डेफिसिट बार बार पूछी जाती है, तो जब कभी भी आपसे प्राइमरी डेफिसिट पूछा जाएगा तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा
कि प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए, या हम कह सकते हैं अगर हमें मूलभूत घाटा ज्ञात करना होगा, तो आप सिंपल ध्यान रखोगे कि जो भी पूरे एक वित्तीय वर्ष में, जो भी पूरे एक वित्तीय वर्ष का लॉस होगा, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट है, इसमें से हमें क्या माइनस करनी पड़ेगी, तो आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट पेमेंट को। यानी कि जो हमारा वित्तीय घाटा है, इस वित्तीय घाटा में से जो एक वित्तीय वर्ष में किया गया क्या है, तो ब्याज भुगतान है। जो एक वित्तीय वर्ष में किया गया ब्याज भुगतान है, तो जब इस ब्याज भुगतान को हम क्या कर लेंगे, टोटल फिजिकल डेफिसिट से माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। इसको आपको बहुत अच्छे से क्या रखना है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जब भी डेफिसिट वर्ड देखोगे आप, तो सिंपल ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसिप्ट। अगला सवाल यह है, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक आपका है तुगलकाबाद फोर्ट, दूसरा है आपका कौन सा, अच्छा बड़ा गुंबद इन लोधी गार्डन, फिर है कुतुब मीनार, फिर है फतेहपुर सीकरी। ये चार अलग अलग क्या दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है मॉन्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बिल्डिंग द अबव मॉन्यूमेंट्स। ये जो ऊपर दिए गए मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है ना, ये जो ऊपर दिए गए आपके मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है ना, तो उपयुक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा होगा, ठीक है ना। तो आपको इन सभी मॉन्यूमेंट्स के बनने के क्रम में इसको आपको क्या करना है, सजाना है, इसको सेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तुगलकाबाद फोर्ट की, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बनाया गया था तुगलकाबाद फोर्ट गार्डन जो है, ठीक है ना, जो तुगलकाबाद फोर्ट गार्डन है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है घियासुद्दीन तुगलक। इसका फाउंडर कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना है घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है घियासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है (1321) में, कब किया, 1321 में, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है बड़ा गुंबद इन लोधी गार्डन, ठीक है ना। तो जो लोधी गार्डन का, तो बड़ा गुंबद का निर्माण किसने किया था, लोधी गार्डन में, ठीक है ना। तो सिकंदर लोधी ने बनाया था, ठीक है ना। इसको बनाया गया 1490 में, और किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है सिकंदर लोधी के द्वारा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा हमारा, कुतुब मीनार। अगर हम कुतुब मीनार की बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 1193 में इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन किसके द्वारा, ऐबक के द्वारा, ठीक है ना। और फिर हम लोग आ जाएंगे किसमें, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना। तो फतेहपुर सीकरी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है अकबर ने बनाया गया था, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी तो आपको ध्यान रखना है 1569 में, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी कहीं कहीं 71 भी मिलेगा आपको, तो इसमें योगदान किसका था, अकबर का था। अब मैंने सारे ईयर्स यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर देगा, इसमें सबसे एंशिएंट कौन सा है, तो सबसे पुराना आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा, आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कुतुब मीनार है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या ध्यान दे रहा है, तुगलक वंश का तुगलकाबाद फोर्ट है। उसके बाद आपका सिकंदर लोधी का बड़ा गुंबद हो जाएगा, और सबसे आखिरी में फतेहपुर सीकरी। इसको मैं और तरीके से समझाऊंगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, 1, 2, 4। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4। वैसे भी अगर देखा जाए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किस चीज को, स्केट्स लोधी, ठीक है ना, स्केट्स लोधी। और फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मुगल। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा डायनेस्टी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है
स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आपको पता है कि गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद आपको ध्यान रखना है कि खलजी डायनेस्टी आई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तुगलक वंश आया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सईद वंश आई। फिर आपको ध्यान रखना है लोधी आई। और लोधी के बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई स्थापना हुई किस चीज की, तो आपको ध्यान रखना है मुगल डायनेस्टी की, जिसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है बाबर ने। और बाबर के बाद यहाँ पे हुमायूं आएगा और फिर जाकर के अकबर आएगा। तो अगर हम इन मॉन्यूमेंट्स को, ये जितने भी हमारे स्मारक हैं, इनको अगर हम डायनेस्टी से भी लिंक कर दें, और अगर हमें इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद नहीं भी है, अगर इसकी स्थापना की तारीख या स्थापना की वर्ष अगर याद नहीं भी है, अगर आपको केवल ये पता हो कि किस राजवंश ने किस स्मारक का निर्माण कराया था, तो हम उस क्रोलॉजिकल वे में भी इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हिस्ट्री में अगर आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से याद है, अगर उसका क्रम आपको अच्छे से याद है, तो उस क्रम के आधार पे भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है आंसर तक पहुंच सकते हो। आई बात समझ में? इसको प्लीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, प्लीज टेल मी। एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें और सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। क्लियर है ये सारा पॉइंट? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है कि विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ द मुगल स्टेट, who among the following scholars argued that the peculiar feature of the state in Mughal India was that it served not merely as the protective arm of the exploiting classes, but was itself the principal instrument of exploitation? मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया है कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी, मुगल राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया था। मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में इन इतिहासकारों में से या इन दार्शनिक में से वो कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने ये कहा कि मुगल साम्राज्य जो है या मुगल साम्राज्य जो थी वो एक ऐसी विशेषता को प्रचारित कर रही थी जिसने जितने भी एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस, जो शोषक वर्ग के लोग थे, उनके संरचनात्मक भुजा के रूप में काम कर रही थी। और इतना ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य के शासक थे वे स्वयं शोषण का एक प्रमुख जरिया या शोषण का एक प्रमुख साधन थे। ठीक है ना? तो ये पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में यह कथन इनमें से किस दार्शनिक ने कहा है, किस स्कॉलर ने कहा है, ये आपका आज का सवाल है। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आपका इरफान हबीब साहब, दूसरा है सतीश चंद्रा साहब, तीसरे हैं अथर अली जी, और चौथे ऑप्शन में है JF रिचर्ड साहब। ठीक है ना? तो प्लीज एक बार आप सभी लोग मुझे इसका आंसर बताइए। जितने बच्चे लाइव हैं क्या होना चाहिए? जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। जितने बच्चे लाइव हैं मुझे सभी लोग एक बार रिप्लाई कीजिए फटाफट। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इट्स द ए ऑप्शन, दैट इज इरफान हबीब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इरफान हबीब। इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल यह है आपके लिए कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है ना? एक तरफ आपको टाइप ऑफ लैंड दिया गया है और एक तरफ इस लैंड का क्या मीनिंग है। ठीक है ना? उर्वर किसको बोलते हैं, मरुभूमि किसको बोलेंगे, नदी मातृका किसको बोलेंगे, और देव मातृका किसको कहा जाएगा। ठीक है ना? और एक तरफ लैंड वाटर्ड बाय अ रिवर, फर्टाइल लैंड, लैंड वाटर्ड बाय रेन एंड डेजर्ट लैंड। मरु, उर्वर, नदी मातृका और देव मातृका। ठीक है ना? अब देखो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर को आप हिंदी में पढ़ करके भी क्या है उत्तर दे सकते हो। ठीक है ना? अब देखो उर्वरक या उर्वर, तो उर्वर का मतलब क्या है? जो क्या हो, उपजाऊ हो, जो क्या हो, फर्टाइल हो। अब जैसे यहां पे दिया गया है लैंड वाट, ऐसी भूमि
जिसको कि नदी के द्वारा सिंचित की जाती है, उसको हम इनमें से कौन सी भूमि कहेंगे? जो उर्वरक भूमि है उसको हम इनमें से कौन सी भूमि कहेंगे? ऐसी भूमि जो बरसात से या बरसात के द्वारा सिंचित होती है उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। और एक तरफ आपका आ गया डेजर्ट लैंड, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसा क्या होगा। अब देखो, उर्वर का मतलब क्या होता है? उर्वरक का मतलब ही फर्टाइल होगा। मरु किसको बोलते हैं? मरुस्थल, यानी कि हमारा डेजर्ट होगा, ठीक है ना। तो B is 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मरु का मतलब डेजर्ट लैंड। नदी मातृका, नदी का मतलब क्या है? रिवर, तो नदी मातृका लैंड वाटर्ड बाय अ रिवर। और देव मातृका वर्षा भगवान की देन मानते हैं, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो देखो, आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है ना, अगर आपको भाषा पर कमांड है और भाषा को अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हो, तो भाषा के ज्ञान को संजोए हुए, भाषा का नॉलेज अगर आपके पास है, तो उस ज्ञान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके ऊपर कि हु वाज द एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन सोशल रिफॉर्मर दैट वाज स्टार्टेड इन 1890। इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो जर्नल है जिसे 1890 में आरंभ किया गया था, इसके संपादक कौन थे? इंडियन सोशल रिफॉर्मर नाम की जो मैगजीन थी, इंडियन सोशल रिफॉर्मर नाम की जो पत्रिका थी, इसकी शुरुआत 1890 में की गई, इसके एडिटर कौन थे? केटी तेलांग, वीरसालिंगम, एनजी चंद्रवारकर या के एन नटराजन? ये पूछा गया। इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो जर्नल थी, जो मैगजीन थी, इसके संपादक कौन थे? ये पूछा गया है, ठीक है ना। एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई कीजिए। इज इट ए केटी तेलांग, इज इट बी वीरसालिंगम, इज इट एनजी चंद्रवारकर या फिर के एन नटराजन? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। सॉरी, प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्स। तो जितने लोग लाइव हैं, एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें। सभी लोग प्लीज रिप्लाई करें मुझे। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपको ध्यान रखना है के एन नटराजन। ध्यान रखना है। आपको बता दूं मैं कि जहां तक इंडियन न्यूज़पेपर का सवाल है, ठीक है ना, तो इंडियन न्यूज़पेपर जो प्रकाशित होती थी, ठीक है ना, जो इंडियन न्यूज़पेपर प्रकाशित होती थी और जो पब्लिश होते थे, इसको प्रोहिबिट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड लिट्टन है, उनके लिए लाया गया क्या चीज? तो आपको ध्यान रखना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये ध्यान रखना है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, तो लिट्टन की दमनकारियों नीति में से एक था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको कि कब लाया गया? 1878 में। कब लाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1878 में लाया गया। कौन सा? तो आप बताओगे लॉर्ड लिट्टन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसके थ्रू जितने भी आप कह सकते हो कि जो लोकल लैंग्वेजेस थे, या हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय भाषा थी, उस स्थानीय भाषा में जो प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी, इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। और इसके पीछे केवल ऑब्जेक्टिव ये था कि जिस जमाने में, जिस ब्रिटिश इंडिया में हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो आजादी का प्रण लिया था, और उस आजादी के प्रण को पूरा करने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो जिस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, तो उसको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, एक कॉमन पीपल या कॉमन मैन तक ले जाने के लिए जो एकमात्र संचार का माध्यम था, तो ये जो एकमात्र कम्युनिकेशन की जो आप कह सकते हो जो बेसिस थी, वो उस वक्त पत्रिकाएं थी, ठीक है ना, यानी कि न्यूज़पेपर्स थे। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो एडुकेटेड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हम कह सकते हैं जो शिक्षित भारतीय आप कह सकते हो कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने विचारों का प्रसार जो है वो आरंभ कर दिया है, लोगों तक पहुंचाने लगे हैं। और इससे अगर मास में अवेकनिंग आ गई, और मास अगर इस देश का अगर एक बड़ा तबका, ठीक है ना, जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन मैन है, अगर वो जागरूक हो गया, तो इस जागरूकता से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किस चीज की हो जाएगी कि इससे जो ब्रिटिशर्स के प्रति जो आप कह सकते हो विचारधारा प्रेरित की जाने लगी थी, उस विचारधारा से ब्रिटिशर्स का लंबे समय तक रहना संभव भारत में नहीं हो पाएगा। और यही रीजन था कि लॉर्ड लिट्टन ने एक दमनकारी नीति लाई। इनफैक्ट लॉर्ड लिट्टन के द्वारा ही आर्म्स एक्ट भी लाया गया था, और उसने ये कहा था कि भारतीयों को यदि शस्त्र रखने हैं अपने पास, अगर पिस्टल रखनी है, पिस्तौल रखने हैं, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना क्या है? अनिवार्य है।
ताकि जो वायलेंट एक्टिविटीज जो है, ठीक है ना, उसको भारत में रोका जा सके, स्पेशली बाय द फ्रीडम फाइटर्स। इसको आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इन सारी ऑपरेसिव पॉलिसीज के बावजूद भी जो इंडियन, आप कह सकते हो, जो न्यूज़पेपर्स है, उन्होंने अपने आप को एक अलग लीग में स्थापित किया। और मैं बता दूं आपको कि जब 1878 में इस लिट्टन के रिएक्शनरी पॉलिसीज को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू जब व्यक्त किया गया, ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए रातों रात आपको ध्यान रखना है कि जो अमृत बाजार पत्रिका है, जो अभी आप एबीपी न्यूज देखते हो ना, एबीपी, तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका है वो एक हिंदी पत्रिका थी, वो एक हिंदी जर्नल था। उसको रातों रात क्या किया गया था, इंग्लिश में क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से उसको बचा के रखा जा सके। तो आपको ये भी ध्यान रखना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को, ठीक है ना, कि जो एबीपी है, यहां पे आपको ध्यान रखना है जो अमृत बाजार पत्रिका was overnight, इसको रातों रात was overnight converted to which one, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लिश जर्नल। इसको रातों रात क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक अंग्रेजी जर्नल में क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और किस लिए, ठीक है ना, ताकि इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दी गई है और एक तरफ कंट्री दिया गया है। तो इन औद्योगिक क्षेत्र को, कि ये कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है, उसको आपको टेबल 1 से टेबल 2 को देखते हुए मैच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और आपको जो दिया गया कोड है उससे करेक्ट आंसर चूज करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको लिप्जिंग है, एक तरफ डेट्रॉइट है, एक तरफ लॉरेन है और एक तरफ आपका कम्बरलैंड है। तो ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और इन इंडस्ट्रियल रीजन्स को आपको किसके साथ, तो आपको ध्यान रखना है किस कंट्री में कौन सा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उसको आपको क्या करनी है, यहां पर मैच करनी है। एक बार सभी लोग अपने अपने ऑप्शंस को कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, इस क्वेश्चन को आंसर करने का। जितने बच्चे मेरे साथ लाइव हैं प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, जितने बच्चे लाइव हैं। अब देखो अब हम लोग इसको मैं मैच करने की इसको कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे फेमस यहाँ पे पता है कौन सा है, सबसे फेमस है डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट जो हमें नोन है, हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो डेट्रॉइट है ये आपको ध्यान रखना है कहां पे है, यूएसए में है। और आपको पता है डेट्रॉइट जो है ये बिल्कुल कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है जो मिशिगन, लेक मिशिगन है ना, जो लेक मिशिगन है, जो 5 ग्रेट लेक्स का एरिया है उसमें लेक मिशिगन पे है। अगर हम लिप्जिंग की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कहां पे, जर्मनी में है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप कम्बरलैंड की बात करोगे, सॉरी लॉरेन की बात करोगे, तो लॉरेन आपका कहां पर है, फ्रांस में है। और कम्बरलैंड कहां पे है, आपका यूके में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द सी ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ये एक अच्छा प्रश्न था, एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग प्लीज इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही जो इंडस्ट्री, जैसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, डेट्रॉइट किस लिए फेमस है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए डेट्रॉइट बहुत फेमस है। तो एक समय में भारत में जो पुणे है उसको हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। हालांकि आज पुणे से भी ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट, अगर हम डेट्रॉइट ऑफ इंडिया को रियल सेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसका सही एक्सप्लेनेशन पता है क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम, ठीक है ना, जो दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि आज जो अगर हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करें तो जो टोयोटा का प्लांट है, जो होंडा का प्लांट है, जो मारुति सुजुकी का प्लांट है, ये आपको जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये ज्यादातर आपको कहां पे मिलेगी, देखने को मिलेगी, आप दारू हेरा चले जाओ, ठीक है ना, आप मेरे ख्याल से गुड़गांव के, ये सब गुड़गांव के आसपास का एरिया है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मतलब पुणे 2 व्हीलर्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। लेकिन वैसे ओवरऑल एक समय पुणे था, बट अब आपको ध्यान रखना है इट्स द गुरुग्राम,
प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। चलिए, इसको ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे की तरफ। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई होप कि ये मैप आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। मैं इसमें फिर से एक नंबर मार्क करता हूं। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है, ठीक है ना। अब ये भारत का ये मैप है, इसको आप कह सकते हो कि ये पेनिनसुलर इंडिया है। इसको हम किसका मैप ले सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मैप है, ये जो नक्शा है, ये किसका नक्शा है? प्रायद्वीप भारत का। ये नक्शा किसका है? प्रायद्वीप भारत का। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, एक तरफ आपको पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं और एक तरफ इसका लोकेशन दिया गया है। अब करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि ये जो सतपुरा, विंध्यान, अरावली और महादेव हिल्स हैं, ठीक है ना, इन सभी हिल्स को इस दिए गए मैप के क्रम में आपको 1 2 3 4, पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जो मैप में यहां पे जो नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4, इन नंबर्स को इस सारे माउंटेन रेंजेस के हिसाब से कि पहले पे कौन सा आएगा, अरावली आएगी, विंध्यान आएगी, सतपुरा आएगी, महादेव आएगी, कौन सा आएगा, इसको उसके हिसाब से आपको सेट करना है। बड़ा अच्छा सवाल है ये, तो एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर करने का, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कि सही आंसर। अब देखो, पहले की बात अगर हम करें तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करते हैं तो दिस इज द विच वन, अरावली। ये क्या है हमारी? तो आपको ध्यान रखना है अरावली है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम अरावली के दक्षिण में आते हैं तो इसको याद करने के लिए कोड याद रखना है आपको, विनाश ताज, ठीक है। तो इसके नीचे जब आओगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? विंध्या। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। इसके बाद यहाँ पे एक और पर्वत श्रेणी आ जाएगी, सतपुरा। इसके बाद फिर इसके नीचे एक नदी आ जाएगी, तापी, और फिर इसके नीचे एक माउंटेन रेंज आ जाएगा जिसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अजंता। अब देखो, अरावली के नीचे विंध्यान है तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे अरावली रख दो, नंबर 2 पे विंध्यान रख दो, नंबर 3 पे सतपुरा रख दो और नंबर 4 पे महादेव रख दो, ठीक है ना। तो आप देखो A3, B2, C1, D4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द सी ऑप्शन। अब देखो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो बस सिंपल ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर आपको रखनी है क्या चीज? तो अरावली, ठीक है। और अरावली के दक्षिण में जो, तो उसको ध्यान रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, विनाश ताज बाहरी, ठीक है ना। ये कोड आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ऊपर आपको रखना है क्या? विंध्या। यहां पे विंध्या हो गई। यहां पे आपको एक नदी का नाम ध्यान रखना है, नर्मदा, जो कि 2 स्टेट से गुजरेगी, एमपी और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुजरात, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे कौन सी श्रृंखला ध्यान रखनी है? यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है सतपुरा पर्वत श्रेणी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नदी ध्यान रखनी है, कौन सी? तापी, और तापी के नीचे आपको आ जाना है कहाँ पे? अजंता। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अजंता। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है बालाघाट। यहाँ पे क्या चीज? बालाघाट। और सबसे नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है हरिश्चंद्र। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है हरिश्चंद्र, ठीक है ना। तो विनाश ताज बाहरी, तो अरावली के दक्षिण में, अरावली के आपको ध्यान रखना है दक्षिण में, ये विनाश ताज बाहरी जो है, इसको आपको ध्यान रखना है, विनाश ताज बाहरी। क्लियर है ये पॉइंट? इसको प्लीज आप भूलिएगा नहीं। विंध्यान, नर्मदा, सतपुरा, तापी, अजंता, बालाघाट और साथ में क्या आ जाएगा आपका? हरिश्चंद्र। क्लियर है ये पॉइंट? इसको प्लीज आपको भूलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आर करेक्ट? जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है
जो दक्कन का पठार है ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पे जो दक्कन पठार है ये निरंतरता के साथ क्या हो रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्यान स्कार्प्स forming the eastern flank of the plateau. The western Satpuras separate the Narmada and Tapi. The Chota Nagpur plateau is composed of Archean granite and gneiss rocks. ये चार अलग अलग ऑप्शन है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम कि जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में, तो आपसे पूछा गया है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, मालवा के पठार बिंद के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं, पश्चिमी सतपुरा नर्मदा और तापी नदियों को अलग करती है, छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से क्या है, प्रकृतिस्थस्थ बने हैं। अब यहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, महाद्वीप पठार, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फटाफट सभी लोग मुझे बताइए। जितने लोग लाइव है सभी लोग रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें बेटा। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 1, 3 एंड 4, तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 जो है ये क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या लगाओगे आप लोग, बी ऑप्शन, ये ध्यान रखना है। चलिए, which one of the following criteria got the highest weight for determination of shares of stake in the formula given by the 14th Finance Commission? जो 14वां वित्त आयोग है इसके द्वारा दिए गए फॉर्मूला में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापदंड को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है उस 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, ठीक है ना, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो पैरामीटर है, ठीक है ना, जिसको सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, वेटेज दिया गया है किस लिहाज से, तो आपको ध्यान रखना है स्टेट के शेयर को डिटरमाइन करने के लिए जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, आय का अंतर, राज्यों के बीच में आय का अंतर, राज्य का क्षेत्रफल, या राज्य के द्वारा जो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए लगाया गया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है प्रयास है, ठीक है ना, इसको आपको पूछा गया है। तो एक बार सभी लोग कोशिश कीजिए कि 14th फाइनेंस कमीशन जो है इसके हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस कब किया गया। देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है जो 14वीं हमारी वित्तीय आयोग है, यानी कि जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन है, ये 2015 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2015 से क्या हो गया, स्टार्ट किया गया। नहीं, एक सेकेंड, 15 से नहीं भाई, 14 की बात करें, 14वां वित्तीय आयोग जो हमारा है ये आपको ध्यान रखना है 2 जनवरी 2013 को, इसको ध्यान रखना है 13 से 17, और जो 15th फाइनेंस कमीशन हमारा है ये आपको ध्यान रखना है 17 से 22, और जो 14 फाइनेंस कमीशन है इसमें आपको ध्यान रखना है YV रेड्डी जो है ये इनके चेयरमैन थे, और 15वें फाइनेंस कमीशन के आपको ध्यान रखना है NK सिंह साहब, ठीक है। इसमें जो इनकम डिफरेंस है, आय का जो अंतर है, जो इनकम डिफरेंस है
2015 में दे रखा, 2013 याद रखना आप, 14 फाइनेंस कमीशन के लिए, ठीक है ना, इनकम एंड का डिफरेंस। अगला सवाल ये है, अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा कैन बी हेल्ड अप बाय द राज्यसभा फॉर हाउ मेनी वीक्स। लोकसभा द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि लोकसभा ने अगर धन विधेयक, आप ध्यान रखना है कि जो मनी बिल है इसको आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 110, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, धन विधेयक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को जो परिभाषित की जाती है, परिभाषित कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपको ध्यान रखना है। इसको परिभाषित कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का जो स्पीकर है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो आपको ध्यान रखना है डिफाइन करेगा, डिफाइंस विच वन, तो आपको ध्यान रखनी है मनी बिल। तो जो धन विधेयक है इसको आपको ध्यान रखना है परिभाषित कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर कोई भी धन विधेयक, मतलब धन विधेयक जो पारित किया गया है, ठीक है ना, लोकसभा के द्वारा, तो उसको मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि हम क्या बोलते हैं 14 डेज, जो 14 दिन है, ठीक है ना, 14 दिनों तक ही, 14 दिन का आपको ध्यान रखना है समय दिया जाता है। किसको, तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा को, ठीक है ना। और इन 14 दिनों में राज्यसभा को ये तय करनी होती है, राज्यसभा को डिसाइड करना होता है, ठीक है ना, कि वो इस विधेयक का समर्थन करेंगे या इसका अपोज करेंगे। अगर राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं भी करते हैं, ठीक है ना, फिर भी मनी बिल क्या माना जाएगा, पास्ड। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे लोकसभा का एक प्रकार से एकाधिकार होता है, लोकसभा का एक प्रकार से मोनोपोली होता है किसके ऊपर, धन विधेयक के ऊपर, मनी बिल के ऊपर, वैसे ही राज्यसभा का भी एकाधिकार होता है किस पे, तो आपको ध्यान रखना है जो आर्टिकल 312 है। व्हाट इज आर्टिकल 312, तो आप बताओगे ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे मनी बिल जो है केवल और केवल इंट्रोड्यूस की जा सकती है कहां पे, लोकसभा में। और अगर लोकसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया है या मनी बिल को पास कर दी है, और अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं भी करता विद इन 14 डेज, फिर भी उस विधेयक को हम क्या मानेंगे, पास्ड मानेंगे, ठीक है ना। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा है, ठीक है ना, तो राज्यसभा के पास आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के पास एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो एकाधिकार है, इनका जो आपको ध्यान रखना है एकाधिकार है, या इनकी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मोनोपोली है, वो किसके संदर्भ में है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 312, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। ये इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कहां से होगा, राज्यसभा से। और राज्यसभा ने अगर इसको पारित कर दिया है और उसके बाद इसको राज्यसभा से हम भेजते हैं लोकसभा में, और धन विधेयक की तरह ही आपको ध्यान रखना है जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें लोकसभा को 14 दिनों का समय दिया जाता है। उन 14 दिनों में अगर लोकसभा उस अखिल भारतीय सेवा के विधेयक को पारित नहीं भी करती है, फिर भी उसे हम क्या मानेंगे, पास्ड मानेंगे। इसको आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आप सभी साथियों से करजोर के निवेदन है कि यदि आप एग्जामपुर के साथ जुड़ करके और अपने भविष्य में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, इफ यू वांट टू score something, if you want to achieve something, so this is the opportunity, this is the right time where you can enroll in all the courses, with all the courses of example। example के किसी भी कोर्स से आप अभी जुड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस दीपावली एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा है एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर। जो दिवाली धमाका ऑफर है हमारा, उसके अनुसार, ठीक है ना, इस दीपावली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। अभी एनरोल करें एग्जामपुर के कोर्सेज में और पाएं 75% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे। इसके लिए आपको दिवाली 75 प्रोमो कोड को यूज करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इस कोड की जो वैलिडिटी है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो
ऑफर है, इसकी जो वैधता है वो केवल कब तक है, तो आपको ध्यान रखना है टिल 27 अक्टूबर। ये ऑफर केवल और केवल 27 अक्टूबर तक ही क्या है, वैलिड है। ये केवल और केवल 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो 27 अक्टूबर के रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड होगा। हमारा जो दिवाली धमाका ऑफर है, जिसमें एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे आप 75% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, 75% डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। तो इस डिस्काउंट को अवेल और क्लेम करने के लिए आज ही दिवाली 75 कूपन कोड को यूज करें और एग्जामपुर के कोर्सेज से जुड़ जाए। खासकर अगर आप तैयारी कर रहे हो डिफेंस कोर्सेज की, तो हमारा जो प्रहार फाउंडेशन बैच है, जिसकी क्लासेस अभी 31 अक्टूबर आने वाले सोमवार से शुरू हो रही है ऐप पे, जिसमें बिल्कुल डे 1 से टॉपिक 1 से हम अपने क्लासेस को कमेंस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रहार बैच से जुड़ना है तो इससे सस्ता, इससे अफोर्डेबल प्राइस आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो देर किस बात की, आज ही आप लोग एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कीजिए। उस गूगल प्ले स्टोर पे डाल करके आप एग्जामपुर टाइप कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपने नाम और नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है ना। उसके बाद ऐप में जैसे ही आप पेड कोर्सेज में जाओगे, आपको प्रहार का उसमें डिफेंस कैटेगरी में जाओगे, आपको उसमें सीडीएस कैटेगरी में जाना है, सीएपीएफ में जाना है, जो भी कोर्स आपको लेने उस पर क्लिक करो, आपको उसमें प्रहार बैच दिख जाएगा। उसमें बाय ऑप्शन पे जाओ, आपको दिवाली 75 कूपन कोड लगाना है 75% ऑफर के साथ। जो प्राइस पॉपअप होगी आपके स्क्रीन पे, आप उसको किसी भी पेमेंट मोड से, अगर आपको यूपीआई यूज करना है, ठीक है ना, या आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करनी है, या ऑनलाइन बैंकिंग यूज करनी है, उनमें से किसी एक ट्रांजैक्शन मोड को सिलेक्ट करके और आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, यही था आज का ये सेशन। मिलते हैं कल आप लोगों से सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।